मित्रों, आज फिशरी सब्सिडी के ऊपर एक विस्तार से बैठक हुई। हमारे मछुआरों को हितों को लेके भारत ने अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखा और जो एक कोशिश की जा रही है कि जो मछुआरों को सरकार की तरफ से मदद मिलती है उसमें भी दखल अंदाजी हो, उस पर रोक लगाई जाए, आगे उसको बढ़ने से रोका जाए और जो विकासशील देश हैं उन देशों के ऊपर भी वही संतुलन लाया जाए जो विकसित देशों पर आना चाहिए। उसके ऊपर भारत ने अपनी बात पूरे 164 देशों के समूह के सामने रखी। हमने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो पारंपरिक तरीकों से, तौर तरीकों से पशुपालन करता है। मेरे ख्याल से हमारे जो मछुआरे हैं वो इतना संवेदनशील रहते हैं कि वो तो 60 दिन तक वास्तव में समुद्र में जाते भी नहीं है मछली पकड़ने। और आज का दिन भी एक ऐसा दिन है जब कोई मछली पकड़ने नहीं जाता है। तो अरेबियन सी जो है उसमें 2 महीने के लिए, जो बे ऑफ बंगाल है उसमें 2 महीने के लिए कोई मछुआरा बाहर नहीं निकलता है पशुपालन के लिए। अरेबियन सी में 1 जून से 31 जुलाई तक, बे ऑफ बंगाल में 15 अप्रैल से 15 जून तक कभी कोई मछली पकड़ने नहीं निकलता है, क्योंकि वो ब्रीडिंग टाइम होता है जब नई मछली की पैदाइश होती है, ग्रो करती है। इतनी संवेदनशीलता के साथ जब भारत के मछुआरे काम करते हैं तो जो रोक लगनी चाहिए वो इंडस्ट्रियल फिशिंग पे लगनी चाहिए। जो बड़े बड़े फ्लीट्स लेके बाहर निकलते हैं, डीप सी फिशिंग करते हैं, उनके ऊपर तो रोक ही नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने तो उन बड़े वेसल्स को बंद करने की आवश्यकता है जिससे मछली का जो स्टॉक है पूरे दुनिया में, ओशंस में, उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। भारत ने ये भी बात रखी कि कुछ देश ऐसे हैं जो 4,000, 5,000, 20,000, 25,000 मछुआरों के परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए इतनी चिंता करते हैं कि जो सब्सिडीज वो दे रहे हैं उसको तो चाहते हैं कि वो चालू रहे। और हमारे जैसा देश जहाँ लाखों की संख्या में मछुआरे हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ भारत तो वास्तव में ऐसा देश है जहां मछुआरे अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से कमाई करते हैं। कई ऐसे देश हैं, विकसित देश, जो बहुत बड़ी संख्या में मछुआरों को सब्सिडी देते हैं, भारत से कई बार 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। ऐसे देशों के ऊपर संतुलन आना चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए। और भारत के जो मछुआरे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए, जो अपनी क्षमता और मेहनत से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, जो साथ ही साथ मछली की भी उतनी चिंता करते हैं जितने अपने घर चलाने की करते हैं, उनका वास्तव में नमन होना चाहिए। उनकी तो जो कड़ी मेहनत है उसको साधुवाद देना चाहिए। ये बात आज पूरे समूह के सामने भारत ने रखी। हमने ये कहा कि हमें अच्छा एक लंबा समय मिलना चाहिए जिस समय में हम अपने भारत के मछुआरों को मदद करके उनका जीवन और अच्छा बना सके। हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए हमारे मछुआरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और उनके सहयोग के लिए हाल में ही मंजूरी दी है। ऐसे ही आगे चल के हम अपने मछुआरों को और अधिक समृद्ध बना सके, सक्षम बना सके, उसके लिए भारत ने आज बहुत बड़े आंकड़ों के साथ, बड़े तर्क के साथ अपनी बात रखी है। कई सारे और डेटास भी पूरे समूह के सामने रखे गए जिससे दर्शाता है कि भारत जैसा देश जो वास्तव में पर्यावरण की चिंता करता है, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए ही अपना कामकाज चलाता है,
उसको समय मिलना चाहिए कि आगे चल के वो अपने मछुआरों का भविष्य और उज्जवल बना सके। और जो हमारे समुंदर है, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत की एक EEZ माना जाता है, जो हमारा ही एक प्रकार से जिस अधिकार है जिसके ऊपर, उसमें हमारे मछुआरों को पूरी छूट मिलनी चाहिए अपना कामकाज चलाने के लिए। मैं समझता हूं कि बहुत संवेदनशील विषय है और इसके ऊपर भारत बहुत मजबूती से हमारे मछुआरों के लिए लड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये कह के भेजा है कि मछुआरों की चिंता करना है, मछुआरों के हितों की रक्षा करना है और मछुआरों के उज्जवल भविष्य को संतुलित और अच्छे तरीके से सुरक्षित रखना है। धन्यवाद। सर एक सवाल ये है कि आपने अगर फिशरीज नेगोशिएशन की बात करें तो आप ये भी कह रहे हैं कि 25 साल का ट्रांजिशन पीरियड अगर उस पर एग्रीमेंट नहीं होती है तो जो नेगोशिएशन उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत होगी, तो क्या इसका मतलब ये कर सकते हैं कि भारत इससे वॉकआउट कर सकता है? ऐसा है कि WTO में तो सभी निर्णय कंसेंसस से होते हैं, तो इसमें वॉकआउट और वॉक इन नहीं होता है, कंसेंसस बनते हैं और सब मिलजुल के एक फैसला लेंगे। मेरा मानना है कि भारत सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, भारत सभी कम आमदनी वाले देश, लेस डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग वर्ल्ड विकासशील देशों की एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। इन सब देशों को शायद ध्यान में नहीं आता है कि किस प्रकार से इनका भविष्य को इन एग्रीमेंट्स के माध्यम से लॉक इन किया जा रहा है। किसानी क्षेत्र में, हमारे एग्रीकल्चर में यही बात उरुग्वे राउंड में 1985-86 के दौरान और उसके बाद लगभग 94 तक, 84, 85, 86 के दौरान उरुग्वे राउंड हुआ और उसके बाद 7-8 वर्षों तक 94, 95 तक जब WTO बना उसके पहले तक ये विषय पे ऊपर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी चर्चाएं हुई और उस समय भारत ने कमजोरी दिखाई, भारत ने अपनी भविष्य को एक प्रकार से मॉर्गेज कर दिया और उसका आज खामियाना भारत को देना पड़ रहा है। भारत आज सक्षम नहीं है WTO के नियमों के अंदर बाध्य रहने के कारण कि और बड़े रूप में अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे सके। और मैं समझता हूँ वो गलती मछुआरों के ऊपर ना हो, उसके लिए मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से तट पर है। सर आपने इस पूरे जो स्पीच दिया यहाँ पे और WTO में, उसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि सिर्फ आप भारत की बात नहीं करते रहे, आप विकासशील देशों से आह्वान किए कि अपने भविष्य को दांव पर मत लगाइए और इनके जो प्रस्ताव है इसके फांसे मत आइए। तो ऐसे में कितने देश हैं जो आपके समर्थन में इस प्रस्ताव? मैं समझता हूँ इसमें विषय ये नहीं है कि कितने देश हैं या कितने देश नहीं हैं। कई देश ऐसे हैं जो हमारे साथ समर्थन में हैं, लेकिन चूंकि ये विषय उनको नहीं अफेक्ट करता है और एक डी मिनिमस ऐसा तय किया गया है कि 0.7-0.8% ऑफ ग्लोबल कैच से नीचे जिसका है उसके ऊपर ये संतुलन नहीं लागू होगा। तो जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या ही बहुत छोटी है, जिनके मछुआरे बहुत कम संख्या में या कोई लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनके ऊपर तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो लोग इस विषय में रुचि नहीं लेते। इसलिए मैंने आज आह्वान किया कि आज ये विषय कुछ देशों के ऊपर तकलीफ दे रहे हैं, कल कोई और विषय आप के ऊपर तकलीफ कर सकते। तो एक प्रिंसिपल के ऊपर मापदंड ऐसे तय होने चाहिए कि प्रिंसिपल्स स्टैंड के साथ सबने चलना चाहिए। और भारत की बात नहीं रखी, मैंने प्रिंसिपल्स रखे वहां कि क्या प्रिंसिपली जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है वो सही है या गलत है। और हमारा मानना है कि हमने हर विषय को तर्क के साथ सबके समक्ष रखा है। हम सच्चाई की और भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब लोगों के उज्जवल भविष्य को, उनके भविष्य में सुधार आने के लिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे युवा युवतियों को एक आगे चलकर अच्छा जीवन मिले
और उनकी जीवन शैली और सुधरे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, जो प्रस्ताव भारत की तरफ से दिया गया है और जो सिफारिशें की गई हैं, अगर उस पर कोई कंसेंसस नहीं बनता है तो फिर आगे क्या किया जा सकता है और किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ा जा सकता है? चर्चा चलेंगी, चर्चा के माध्यम से मार्ग निकलेगा। Sir, are there hindrances or obstacles to consensus? Which are the nations? Clearly are hindrances. I don't think we can single out any nations. These are always a give and take and a dialogue process. And I think we will be talking to different nations. I've had bilaterals with the US, I've had bilaterals with UK, with the European Union, with South Africa, with Ireland. Today I also had a bilateral with Rwanda, which is of course in Africa and a developing country. I've had bilaterals with our neighbor Nepal, who's very concerned, not for fisheries but on other issues where they're getting worried about food security and things like that. So we have been working with various nations. I've had a very, very exhaustive discussion with Australia, trying to explain to them the landscape in which Indian fishermen, Indian farmers work. And I must say, in private conversations, I do see a lot of sensitivity and understanding amongst the leaders of many nations. Some of them may have compulsions of another sort, but certainly on our private discussions, I do think that they see the point that India is trying to make. India is strongly advocating not just for its people but also for the developing nations. Are certain developed nations uneasy or uncomfortable because of this assertion? Well, I think somebody has to call out the facts and call out the truth. India, because of its size, its preeminent position in the world economic order, because of the strong leadership that Prime Minister Modi brings to the room when there is any international engagement, and his own stature as a tall world leader. Clearly, the developing countries, the less developed countries look up to India and its leadership for providing guidance, for being the voice of the poor and vulnerable, and therefore we are vocal about what is unjust and what should be corrected. And I must say that many countries, particularly the less developed and developing country leaders, do acknowledge and appreciate the role that India is playing.